हेलो। हेलो। यस मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है सबको? यस मैम। अच्छा। मॉर्निंग इवनिंग दोनों है? मैम अभी तक तो इवनिंग है, मैं मॉर्निंग में भी लिंक शेयर कर रही हूँ। जल्दी से कर दें। हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक्स सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। आवाज़ आ रही है सबको? यस मैम। हाँ, आज हम चैप्टर पढ़ेंगे सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। और सबसे पहले मैंने हमेशा यही बताया कि हर चैप्टर को जब आप खोलें और उसको पढ़ें तो सबसे पहले उसकी जो हेडिंग्स है उसका उसका मतलब समझने की कोशिश करें, उसकी मीनिंग क्या है। क्योंकि अगर उसकी मीनिंग आपको समझ में आ गई, इसका मतलब है पूरा टॉपिक समझने में बहुत आसानी होगी। तो व्हाट इज मीन बाय सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स मीन्स दीज आर द ड्रग्स। सिडेटिव मीन्स the drugs. Sedative means calmness, sedative means sleep, and hypnotic means also sleep. Means अगर हम सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स ड्रग्स पढ़ रहे हैं तो क्या मतलब होगा इसका कि हमें वो ड्रग्स पढ़ रहे हैं जो कि by some way they are used, they will be used or they are used to treat to produce sleep, to induce sleep and to induce calmness. So these sedative and hypnotic drugs are actually these are central nervous system depressant. So how the sedative and hypnotic drugs induce sleep? स्लीप किस तरह ये इंड्यूस करती हैं? ये स्लीप को इस तरह इंड्यूस करती हैं कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करती हैं। अब यहाँ हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा कि हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या फंक्शन है। मीन्स सेंट्रल हमारा जो नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? हमारा जो ब्रेन है, दिस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड जो ब्रेन से निकल के न्यूरॉन पूरी थ्रू आउट द बॉडी जाते हैं, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है। तो हमारा पूरा जो नर्वस सिस्टम है वो हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शन है, चाहे वो मोटर फंक्शन है, चाहे वो मीन्स कोई भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, फॉर एग्जांपल स्लीप है, मेमोरी है, और दूसरे एंजाइटी, डिप्रेशन है, ये सब कौन कंट्रोल करता है? ऑल दिस फंक्शन कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। Means all the functions controlled by our nervous system. अब nervous system में different उनकी डिवीजन है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा, वो हमारे स्लीप को, हमारे मूड को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है। वो किस तरह करता है ये हम बाद में देखेंगे। पहले जानना ये ज़रूरी है कि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन है। ठीक है। ब्रेन में न्यूरॉन होते हैं जो कि शॉर्टर लेंथ के होते हैं। ठीक है। तो वन न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जब कनेक्शन बनाता है, तो वन न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में किस तरह से ये स्लीप इंड्यूस करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारी स्लीप या मूड किस तरह रेगुलेट होता है कि डिफरेंट एरियाज होते हैं ब्रेन के, दे मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या होते हैं ब्रेन में हमारे? शॉर्टर लेंथ के होते हैं। मीन्स फ्यू माइक्रोमीटर इस तरह होते हैं, इतनी लेंथ होती है उनकी। तो मिलियंस न्यूरॉन होते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्शन बनाते हैं। मीन्स जहाँ पर एक न्यूरॉन का टर्मिनल बटन एंड होता है, वहाँ पर दूसरे न्यूरॉन की सेल बॉडी शुरू हो जाती है। ठीक है।
तो इन दोनों टर्मिनल बटन एंड सेल बॉडी के बीच में जो स्पेस होती है वो खाली स्पेस होती है, फ्री स्पेस होती है। तो एक न्यूरॉन से मैसेज किस तरह दूसरे न्यूरॉन में पास होता है? बाय द एक्शन पोटेंशियल। जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको दिखाया है कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। जब एक्शन पोटेंशियल मीन्स सेल बॉडी से जनरेट होता है, ठीक है, और वो ट्रेवल करता है एक्सॉन से, फिर उसके बाद कहाँ वो जाता है? इन द एंड ऑफ द टर्मिनल बटन। टर्मिनल बटन में न्यूरोट्रांसमीटर के बैग्स होते हैं, वो उनको जाके रप्चर कर देता है, और जो न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो मीन्स टर्मिनल बटन और दूसरे न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है उसके बीच में जो स्पेस होती है उसको साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स में जाके रिलीज हो जाता है। तो वो जो केमिकल होता है जो वो रिलीज होता है, ठीक है, तो वो एक न्यूरॉन से रिलीज होता है, टर्मिनल बटन से, और जहां पर वो रिलीज होता है वहां पर फ्यू वो होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, आयन चैनल्स होते हैं। उन चैनल्स के थ्रू वो न्यूरॉन से पास आउट होके साइनेप्स में आ जाता है। मीन्स जो बीच की जगह होती है, एक टर्मिनल बटन और सेल बॉडी के बीच की जो जगह होती है, अब वहां आने के बाद वो दूसरे न्यूरॉन में किस तरह जाता है? दूसरे न्यूरॉन पे भी चैनल्स होते हैं, ठीक है, तो वो चैनल से अंदर एंटर हो जाता है दूसरे न्यूरॉन के। तो जो ये एक्शन पोटेंशियल के थ्रू जो ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, इसको हम कहते हैं न्यूरॉन ने फायरिंग की है, ठीक है। तो ये न्यूरॉन फायरिंग आप लोगों को याद रखना है। अब स्लीप किस तरह से इंड्यूस होती है? मीन्स स्लीप हम क्यों इंड्यूस कराते हैं? वाई वी नीड स्लीप? वाई वी नीड मीन्स वी विश टू डिप्रेस अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बिकॉज क्या होता है, हमारे नर्वस सिस्टम में दो तरह के न्यूरॉन होते हैं। एक होते हैं एक्साइटेटरी न्यूरॉन, एक होते हैं इनहिबिटरी न्यूरॉन, ठीक है। तो एक्साइटेटरी न्यूरॉन जो होते हैं वो जब फायरिंग करते हैं तो वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कराते हैं। तो वो क्या होता है? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे न्यूरॉन से रिलीज हो रहा है जो कि ब्रेन से चलता है और आपके फुट पे आके एंड होता है, और या किसी मस्कुलर ऑर्गन पे एंड होता है, तो वो क्या करेगा? वो एक्साइटेशन कराएगा। ऑलवेज आपको याद रखना है, ऑलवेज एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, ठीक है। अब इन पैरेलल फॉर एग्जांपल एक न्यूरॉन जो कि एक्साइटेटरी न्यूरॉन है, उसने ना न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया है, तो क्या हो गया? आपके मीन्स फॉर एग्जांपल आपके ब्रेन से एक न्यूरॉन चला और आपके हैंड पे आके, फिंगर पे आके या हैंड पे आके वो क्या कहते हैं, एंड हुआ। तो उसने एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जब रिलीज किया तो आपका हैंड क्या होगा? कांटेक्ट होगा, मीन्स आप मुट्ठी बंद कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? उसी के पैरेलल क्या होगा? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा जो कि इनहिबिटरी न्यूरॉन से होगा। वो क्या करेगा? एक्साइटेटरी न्यूरॉन की एक्टिविटी को काउंटर करेगा, ठीक है। एक्साइटेटरी न्यूरॉन ने आपके हाथ को मीस कॉन्ट्रैक्शन कराई, मुट्ठी को बंद कराया। इनहिबिटरी न्यूरॉन ने क्या करा? मसल्स को रिलैक्स कराया, मीन्स आपने अपनी मुट्ठी को खोल लिया। इस तरह होता है, ये इस तरह काम करते हैं। तो हमारे बॉडी के जितने फंक्शन है इसी तरह रेगुलेट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई न्यूरॉन हमारे ब्रेन से चला और हार्ट पे जाके एंड हुआ, तो हमारे हार्ट की जो पंपिंग होती है वो कैसे होती है? वाया द बैलेंस बिटवीन एक्साइटेटरी एंड एंड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, और वाया द बैलेंसिंग वर्क बिटवीन एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी न्यूरॉन। क्या होता है? हार्ट की कंट्रैक्शन किस तरह होती है कि एक्साइटेटरी न्यूरॉन फायर करता है, हार्ट जो है वो कांटेक्ट हो जाता है, ठीक है, वो ब्लड को पंप करता है, सही है। फिर क्या होता है? उसके पैरेलल में जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, उसके पैरेलल में क्या होता है? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? इनहिबिटरी न्यूरॉन फायर करता है, इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर को रिलीज करता है, तो हार्ट रिलैक्स हो जाता है, मीन्स दोबारा से वो फिल हो जाता है ब्लड से। तो इस तरह करके हमारी बॉडी का हर ऑर्गन इसी तरह काम करता है। इसी तरह जो अब एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी न्यूरॉन का क्या रोल होता है स्लीप में या एंजाइटी में या डिप्रेशन में? जब जो भी हमें होती है, स्लीप होती है, मीन्स एंजाइटी और डिप्रेशन जो हमें होता है वो ड्यू टू दी हाइपर एक्टिविटी ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरॉन, ड्यू टू दी हाइपर एक्टिविटी ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। क्योंकि क्या होता है हमारे ब्रेन में जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं या एक्साइटेटरी न्यूरॉन होते हैं वो हाई फायरिंग करते हैं, मीन्स
ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस में एक्साइटेटिंग न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूरॉन बिकम गेट इन टेंशन, जिसकी वजह से एंजाइटी एंड डिप्रेशन होता है। तो अब अगर ये एक्साइटेटिंग न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से या एक्साइटेटिंग न्यूरॉन के मीन्स ओवर वर्क करने की वजह से या ओवर एक्टिविटी की वजह से हमें एंजाइटी या डिप्रेशन हो रहा है, तो इसके इनकाउंटर में हम क्या करेंगे? इनकाउंटर में हम चाहेंगे कि हमारे ब्रेन के वो न्यूरॉन काम करें, ठीक है, जो कि उसकी जो कि एक्साइटेटिव न्यूरॉन के काम को कम कर दें, उनकी एक्टिविटी को कम कर दें। तो इसलिए हम क्या चाहेंगे कि इनहिबिटरी न्यूरॉन है वो काम करें। तो हम किस तरह से डिप्रेशन को मीन्स रिड्यूस करते हैं या एंजाइटी को रिड्यूस करते हैं? बाय टेकिंग एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, बाय टेकिंग सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग। सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग या एंटी डिप्रेसेंट ड्रग या ये सेडेटिव या हिप्नोटिक्स, ये दीज आर और मीन्स सीएनएस डिप्रेसेंट। तो ये सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स क्या करते हैं? ये होते हैं मोस्टली एगोनिस्ट ऑफ द GABA receptor that are present on the inhibitory neurotransmitter। पिछली स्लाइड में मैं पिछले वाले लेक्चर में मैंने आप लोग को ये सिखाया था कि गाबा समझाया था कि गाबा रिसेप्टर क्या करते हैं, गाबा आयन चैनल क्या करते हैं। गाबा आर दी क्लोराइड न्यूरोट्रांसमीटर, तो ये कंडक्टेंस में इन्वॉल्व होते हैं। ये मिनरल्स को और मिनरल्स जो है उनको न्यूरॉन के अंदर लेकर आते हैं, बाहर लेकर जाते हैं और एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कराते हैं। तो जब हम गाबा रिसेप्टर ये जो सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग होते हैं या हिप्नोटिक या सेडेटिव होते हैं या गाबा के एगनिस्ट होते हैं, या क्या करते हैं, गाबा रिसेप्टर को जाके बाइंड करते हैं और उनकी एक्टिविटी को इन्हांस करते हैं। जब गाबा रिसेप्टर की एक्टिविटी इन्हांस होती है तो जो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं, इनहिबिटरी न्यूरॉन्स पे जो गाबा रिसेप्टर है उनकी एक्टिविटी को इन्हांस करते हैं। तो इनहिबिटरी न्यूरॉन की जब एक्टिविटी इन्हांस होती है, गाबा रिसेप्टर की एक्टिविटी इन्हांस हो गई, इसका क्या मतलब हो गया कि मिनरल्स ज़्यादा आ रहे हैं न्यूरॉन के अंदर और न्यूरॉन हाइपर फायरिंग कर रहा है। तो अगर इनहिबिटरी न्यूरॉन ज़्यादा फायरिंग कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि वो इन पैरेलल एक्साइटेटरी न्यूरॉन के पैरेलल में काम कर रहा है। मीन अगर अगर बहुत ज़्यादा एक्साइटेशन हो रही है तो इनहिबिशन भी उतनी हो रही है। तो एंड द एंड क्या होगा कि दोनों न्यूरॉन बैलेंस में काम करेंगे, तो नो एक्साइटेशन, नो एक्सेस एक्साइटेशन, तो क्या होगा, डिप्रेशन और एंजाइटी रिड्यूस हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स ड्रग्स को यूज़ करने का। आप लोग को बस ये याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोग को जहाँ जहाँ मैं कोई भी रिसेप्टर बताती हूँ तो आप लोग को ये याद रखना है कि कौन सा रिसेप्टर किस जगह पर होता है, कौन सा रिसेप्टर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ठीक है, ये ज़रूर याद रखना है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो एज अ हिप्नोटिक एंड सेडेटिव, कौन कौन सी क्लास की ड्रग्स हैं जो एज अ हिप्नोटिक एंड सेडेटिव यूज होती हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है गाबा, गाबा ए रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, ठीक है। तो ये मीन्स ब्रॉड टर्म ऑफ ब्रॉड क्लासेस हैं जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं और उसके अंदर जितनी क्लासेस हैं वो भी डिस्कस करेंगे। गाबा ए रिसेप्टर के मॉड्यूलेटर कौन कौन से हैं? अ क्लास ऑफ अ ड्रग दैट इज टर्म एज बेंजोडायजेपिन्स। ये जो होती हैं, इसमें कौन कौन सी ड्रग्स इन्वॉल्व हैं? ऑल्दो दीज आर ऑल यहाँ पर लिखी हुई हैं, लेकिन मैं वन बाय वन सबके नाम नहीं ले सकती। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो मैं सिर्फ कॉल आउट कर लेती हूँ, बाकी आप लोगों को सब याद करना है, मीन्स सब जहन में रखना है कि अंडर दी हेडिंग ऑफ बेंजोडायजेपिन कौन कौन सी ड्रग्स थी। तो कौन सी आती हैं बेंजोडायजेपिन, कौन सी हैं जो एंजाइटी को रिड्यूस करती हैं या डिप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए यूज होती हैं, या एज अ सेडेटिव या हिप्नोटिक्स यूज होती हैं, या फिर एज अ सीएनएस डिप्रेसेंट यूज होती है। कौन सी हैं? डायजीपाम, क्लोरडीजा, डायाजीपॉक्साइड, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, ये वाली ड्रग्स क्या करती हैं जो मैंने इस हेडिंग के नीचे पढ़ाई हैं, ये सारी ड्रग्स क्या होती हैं, ये गाबा ए रिसेप्टर की एगनिस्ट होती हैं। और गाबा ए रिसेप्टर क्या करता है काम, ये हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ये क्लोराइड चैनल होता है। जब गाबा ए रिसेप्टर पे, ये हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं और रिसेप्टर के लेक्चर में भी हम गाबा रिसेप्टर के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जो गाबा के एगनिस्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जितने भी बेंजोडायजेपिन ड्रग हैं ये गाबा के एगनिस्ट है। एगनिस्ट का क्या मतलब है कि ये जाते वही काम करते हैं, ऐसे ही एक्टिविटी देते हैं
ये तो ड्रग है ना, बेंजोडाइजेपिन, ये एगनिस्ट जो है ये ड्रग है जो हम बाहर से ले रहे हैं, ठीक है, ये वो ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं। एगनिस्ट क्या होता है? एगनिस्ट वो होता है, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में कोई रिसेप्टर है, उसका हमारी बॉडी में लाइगेंड भी होता है, ठीक है, एंडोजेनस लाइगेंड होता है। तो जब वो एंडोजेनस लाइगेंड उस रिसेप्टर से बाइंड करता है, उसकी एक्टिविटी को इन्हांस करता है। लेकिन अगर हम कोई एंडोजेनस लाइगेंड के जैसे ही कोई अगर ड्रग बनाते हैं जो कि हम आउटसाइड दी बॉडी एक्सोजेनसली लेते हैं, और वो हमारी बॉडी में जाके वैसे ही काम करता है जो हमारी बॉडी में एंडोजेनस लाइगेंड काम कर रहा होता है, ठीक है, और उसी तरह जाके वो रिसेप्टर को मॉड्यूलेट करता है जिस तरह के उस रिसेप्टर का एंडोजेनस लाइगेंड मॉड्यूलेट कर रहा होता है रिसेप्टर को, तो हम उसे कहते हैं ये एगोनिस्ट है। लेकिन अगर हम कोई ड्रग लेते हैं आउटसाइड ऑफ फ्रॉम द बॉडी, जो कि हमारी बॉडी में जाके वो काम करे जो कि उस बॉडी का एंडोजेनस लाइगेंड के अगेंस्ट हो। फॉर एग्जांपल अगर ये रिसेप्टर है गाबा ए रिसेप्टर, इसका एंडोजेनस लाइगेंड है गाबा न्यूरोट्रांसमीटर, इसका एंडोजेनस लाइगेंड होता है गाबा रिसेप्टर का गाबा न्यूरोट्रांसमीटर, गाबा ग्लूटामिक एसिड ब्यूटायरेट, ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है ये गाबा का एंडोजेनस लाइगेंड होता है। तो अगर ये जाके गाबा रिसेप्टर को मीन्स उसकी फायरिंग को तेज करा रहा है, ठीक है, थ्रू दी इनहांसिंग दी मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स इनसाइड द न्यूरॉन्स। तो अगर ये इस तरह कर रहा है, लेकिन हम बाहर से कोई ऐसा ड्रग लेते हैं जो कि गाबा रिसेप्टर को जाके उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर रहा है, मीन्स उसकी क्लोराइड कंडक्टेंस को ब्लॉक कर रहा है, मीन्स उसको जाके इस तरह ब्लॉक कर दिया कि गाबा ए चैनल ओपन ही नहीं हुआ और उसके अंदर मिनरल्स गए ही नहीं, ठीक है, तो इस तरह की ड्रग को कहेंगे एगनिस्ट। ये एंटागनिस्ट एंड एगनिस्ट भी आप लोग आई एम श्योर पढ़ चुके होंगे फार्माकोलॉजी के चैप्टर में, लेकिन अगेन मैंने आप लोग के लिए यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया। अच्छा, द सेकंड क्लास ऑफ द ड्रग that also bind on GABA receptor and modulate its activity is non-benzodiazepines, and one of the most important drug is zolpidem। ये नॉन बेंजोडाइजेपिन है। ये भी सारी ड्रग्स आप लोगों को अपने मीस उसमें रखनी है, पता होना चाहिए कि ये ड्रग्स हैं, क्योंकि कोई भी ड्रग एग्जाम में कोई भी दे देगा कि ये बताइए कौन सी क्लास की ड्रग है, तो आपको वहाँ पर क्लास लिखना होगा। आई डोंट नो हु विल प्रिपेयर द पेपर, आई डोंट नो किस तरह का पेपर होगा, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन यह है कि क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं। तो आप लोगों को ये नहीं है कि मैंने यहाँ पर एक हाईलाइट की भी है तो आपको एक ही याद रखनी है, आपको सारी ड्रग्स पढ़नी है, ठीक है। अब एन अदर क्लास ऑफ ड्रग्स आर बारबिचुरेट्स। इसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इज एम्फोबार्बिटल, ठीक है। सो ऑल दीज ड्रग दैट बाइंड विद द गाबा ए रिसेप्टर, और ये ज़रूर याद रखना है कि कौन सी ड्रग किस रिसेप्टर पे जाके एक्ट करेगी। अच्छा, सेकंड क्लास ऑफ ड्रग एक्ट ऑन द मेलाटोनिन वन रिसेप्टर, MT1 रिसेप्टर। ये किस तरह से एक्ट करती है? ये जो ड्रग्स हैं, फॉर एग्जांपल रेमिल्टियोन, ये भी एगनिस्ट हैं मेलाटोनिन वन रिसेप्टर के, ठीक है। ये सेकंड क्लास ऑफ ड्रग है, और ये इस तरह मीन्स ये सारी सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स ड्रग हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट रिसेप्टर पे जाके बाइंड करके उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, सबका सिमिलर होगा कि सब ना फायरिंग को इन्हांस करेंगी। एगनिस्ट है तो ये गाबा रिसेप्टर, गाबा न्यूरॉन जो होगा उसकी फायरिंग को इन्हांस करेंगी, ठीक है। अब नंबर थर्ड क्लास ऑफ ड्रग है एटिपिकल एज अ स्पायरो डिकैनिडायोन्स, ठीक है। ये कौन से रिसेप्टर पे एक्ट करती हैं जाके? 5HT1A रिसेप्टर। ये 5HT1A रिसेप्टर के एगनिस्ट होते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल इस तरह से अभी लिख सकते हैं आप क्लास के 5HT1A रिसेप्टर एगनिस्ट, इसमें कौन सी आती हैं? एटिपिकल एज अ स्पायरो डिकानिडायोन्स, ठीक है। अब मैंने कौन कौन सी बता दी? MT1 रिसेप्टर, MTA1 रिसेप्टर, 5HT1A रिसेप्टर पे जो एक्ट करती हैं वो ड्रग्स, गाबा ए रिसेप्टर पे जो एक्ट करती हैं वो ड्रग्स, ठीक है।
और ये 3-4 रिसेप्टर्स हैं जो कि याद रखने हैं कि इन रिसेप्टर पे जो ड्रग्स एज अ एगनिस्ट एक्ट करती हैं वो सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं। अब सम ऑफ द ड्रग्स आर मिसलिनियस ड्रग, मीन्स इनके डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं, दे आर नॉट कि ये एक ही रिसेप्टर पे जाके एक्ट करेंगे, मीन्स डिफरेंट ड्रग्स हैं जो डिफरेंट रिसेप्टर पे एक्ट करती हैं, तो उनको सबको, लेकिन इनका सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक होता है। तो इसमें है क्लोरल हाइड्रेट, ठीक है। एंड फिफ्थ क्लास ऑफ ड्रग इज दी एंटी साइकोटिक एंड एंटी कन्वल्सेंट। ये सारी ड्रग्स जो है ना ये सीएनएस को डिप्रेस करती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करती हैं। अच्छा, एंटी साइकोटिक्स एंड एंटी कन्वल्सेंट क्या होती हैं, ये क्या करती हैं, ये D2 रिसेप्टर पे को जाके ब्लॉक करती हैं। अच्छा, हमें यहाँ पर देखना है कि हम सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स पढ़ रहे थे और हम एंजाइटी एंड डिप्रेशन पढ़ रहे थे। सो फ्रॉम बियर इट कम्स एंटी कन्वर्जन और एंटी कन्वल्सन ड्रग। एक्चुअली ये जो कन्वर्जन है आप लोग को पता होगा, वो एपिलेप्सी होती है, एक डिजीज़ होती है एपिलेप्सी। इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है फीलिंग जर्क्स और झटके लेता है और अचानक से जो है फेंट हो जाता है। तो ये क्यों होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द, ये कन्वल्जन्स कहते हैं इनको, जो सडन जर्क्स होते हैं और पेशेंट फेंट हो जाता है। तो इस जो सडन जर्क्स होते हैं इनको क्या कहते हैं, कन्वल्जन्स। और वाई दिस कन्वल्जन्स हैपेंस, बिकॉज ऑफ द एक्सेस वर्क और एक्सेस फायरिंग ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और एक्साइटेटरी न्यूरॉन इन द ब्रेन, ठीक है। तो फिर अब अगर ये वाली सिचुएशन है, एपिलेप्सी है, कन्वर्जन्स हैं, तो इसके लिए हम कौन सी किस तरह से ट्रीट करेंगे, क्यों मीन्स इसको किस तरह से ट्रीट करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये क्यों हो रहा है। दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सेस वर्क ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरॉन। तो हम क्या करेंगे, हम एक्साइटेटरी न्यूरॉन के वर्क को काउंटरएक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हम ऑब्वियसली इसके लिए सीएनएस डिप्रेसेंट्स ड्रग देंगे। तो एंटीसाइकोटिक्स और एंटी कन्वर्जेंस ड्रग हैं, दीज आर ऑल्सो सीएनएस डिप्रेसेंट, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स ड्रग्स, ठीक है। बट इनका काम क्या होता है, ये किस तरह से करती हैं सेडेशन एंड हिप्नोसिस, और एंटी कन्वर्जन इफेक्ट किस तरह से देती हैं, वाया ब्लॉकिंग D2 रिसेप्टर, ठीक है। तो ये नंबर फिफ्थ क्लास की ड्रग हो गई। एंड नाउ नंबर 6 है एंटी डिप्रेसेंट, इसमें है टेराजोडोन, ठीक है। ये मैंने भी आप लोग, एंड फ्लोक्साटीन, दिस इज मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग। मैंने आप लोगों को प्रीवियस स्लाइड में बता दिया कि डिप्रेशन भी क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द एक्सेस वर्क ऑफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स। So, and then seventh class of drug is sedative H1 antihistamines, ठीक है। And diphenylhydramine and the doxylamine, these are two important drugs that are used as a sleeping pills। आप लोग खुदा के लिए मत खा लिएगा, ये मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। और ये बिल्कुल बहुत गलत मीन्स नेचर है किसी की है, तो अगर मीन्स जो भी है, किसी को कभी भी विदाउट एनी रीज़न सिडेटिव हिप्नोटिक्स ड्रग्स यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक होती हैं, ठीक है। तो ये ऑल्दो दीज ड्रग्स आर अवेलेबल इन द मार्केट एंड बट दे आर यूज एज अ स्लीपिंग पिल्स, बट ऑन दी प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ऑन द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। अगर डॉक्टर ये समझता है कि वाकई आपको इंसोमेनिया है। इंसोमेनिया क्या है, लॉस ऑफ स्लीप। अगर आप महीनों महीनों नहीं सो पाते डिप्रेशन की वजह से और एनजाइटी की वजह से, और इस एक्सटेंट पे चले जाता है आपका डिप्रेशन, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डिलीटेरियस होता है, तो फिर डॉक्टर ये ड्रग्स प्रेस्क्राइब कर देता है, ठीक है। वरना तो डिप्रेशन जो है वो नॉर्मली, अगर आप थोड़ा सा डिप्रेशन वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो डिप्रेशन को क्रिएट करते हैं, उनसे अगर आप थोड़ी देर के लिए, ये एक हमारे नर्वस सिस्टम की एक यूनिक क्वालिटी है कि अगर हम जिस चीज़ की वजह से आपको डिप्रेशन हो रहा हो, उससे अगर आप थोड़ी देर दिनों के लिए या थोड़े वक्त के लिए दूर हो जाएं, तो वो डिप्रेशन खुद ही रुक जाता है। क्योंकि आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है डिप्रेशन क्यों होता है, ड्यू टू द कांस्टेंट न्यूरॉन फायरिंग, ठीक है। तो अगर आप उस फायरिंग को स्टॉप कर दें, और फायरिंग क्यों होती है, इसलिए कि आप लोग को स्टिमुलस मिल रहा होता है ब्रेन में, आप लोग कोई चीज़ देख के परेशान हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर इरिटेटिंग
that you does not want to means read my lecture for example, but you are forced, नहीं नहीं आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है, तो आपको कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट आपको एक बैड वो फीलिंग होगी जो कि जाके न्यूरॉन को ट्राइगर करेगी, जो एक्साइटेशन करवाएंगे और आप एंजाइटी और डिप्रेशन कराएंगे। तो अगर आपको नहीं पढ़ने का दिल चाह रहा तो थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए ना पढ़े, कोई और काम करें और उसके बाद जाके अपनी मीन्स अपने आप को लेकर आए पढ़ाई की तरफ। सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी ब्रेन में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जब तक कि बहुत हाई लेवल पे ना चले जाएं, मीन्स अ पेशेंट शुड नॉट हैव टू टेक ड्रग्स, बिकॉज क्या होता है कि रिसेप्टर डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ड्रग एडिक्ट बनाएंगे, ये जो ड्रग एडिक्ट होते हैं ये क्यों होते हैं, जो हीरोइन द पेशेंट हु आर टेकिंग हीरोइन एंड लाइक दैट, व्हाई दे आर एडिक्ट, बिकॉज जब ये दे आर कीप टेकिंग ड्रग्स, आप कोई भी ड्रग लें चाहे वो आपकी सीएनएस पे जाके एक्ट करे या आपके हार्ट पे एक्ट करे, कहीं भी, ठीक है, जो ड्रग जाके रिसेप्टर से बाइंड करती है, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में अननेसेसरी लेंगे तो वो आपके रिसेप्टर को डिसेंसिटाइज कर देगी। व्हाट डज इट मीन बाय रिसेप्टर डिसेंसिटाइजेशन? इट मीन्स दैट योर रिसेप्टर ब्लॉक रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो आप जितनी भी दवा ले लेंगे आपका रिसेप्टर जो है रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, मीन्स आपका जो है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को ही नहीं इन्हांस करेगा। फॉर एग्जांपल आप एक डिप्रेशन के लिए, एक डिप्रेशन को कम करने के लिए कोई भी ड्रग ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल यही वाली ड्रग ले रहे हैं कि नींद आ जाए, फॉर एग्जांपल आपने एक दफ़ा ली, 2 दफ़ा ली, नींद आ जाएगी, लेकिन उसके बाद अगर आप कॉन्स्टेंटली लेते रहेंगे तो क्या होगा, रिसेप्टर डिसेंसिटाइज हो जाएगा। however how much you will take the drug will bind with the receptor but it will not initiate intracellular activity, मीन्स ड्रग का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं होगा, ठीक है, और वो जाके आपके दूसरे ऑर्गन पे इफेक्ट करेगी। सो इट इज़ नॉट गुड टू टेक अ ड्रग फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। अब हम यहाँ पढ़ेंगे अनदर ड्रग, टाइप ऑफ ड्रग, हिस्टामीन रिसेप्टर के बारे में हम पढ़ रहे थे, H1 रिसेप्टर। तो H1 रिसेप्टर पे जो ड्रग्स एक्ट करती हैं मीन्स सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, वो दो तरह से करती हैं। एक तो मीन्स हिस्टामिन रिसेप्टर जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, H1 H2 H3, बल्कि 4-5 टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पर 2-3 टाइप के बताए हुए हैं क्योंकि हम हमारे लेक्चर में हमें यही पढ़ना था जो हमारे मोस्ट रेलेवेंट थे। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हिस्टामिन रिसेप्टर जो है एंटी हिस्टामिन, एंटी मीन्स वो ड्रग जो हिस्टामिन रिसेप्टर पे जाके बाइंड करती हैं और एज अ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स यूज़ होती हैं। वो दो तरह से एक्ट करती हैं, जो ड्रग जाके H1 H2 रिसेप्टर पे बाइंड करती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, उसका इफेक्ट होता है एज एगनिस्ट, ठीक है। H1 और H3 पे जो बाइंड करती है वो एज सम, देयर इज सम कंफ्यूजन, लेट मी सी व्हाट इज दी। अच्छा, आपको प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का पता है? हेलो, Yes, ma'am. प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स क्या होते हैं? हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही है मुझे। कोई मुझे बताए प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक का डिफरेंस क्या है? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन वो होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा न्यूरॉन एक शुरू हुआ है ब्रेन से और जो वो जाके आपके किसी बॉडी के मसल्स पे एंड हो रहा है, तो न्यूरॉन जो सेल बॉडी से लेके जो टर्मिनल बटन पे उसके रिसेप्टर्स होंगे, दैट वुड बी प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर। और हम पहला जो न्यूरॉन शुरू होगा ब्रेन से लेके हमारे मसल्स तक, उसको प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहेंगे, और उसके एंड पे जो रिसेप्टर होंगे टर्मिनल बटन पे वो प्री साइनेप्टिक रिसेप्टर होंगे। जब वो टर्मिनल बटन जाके दूसरे न्यूरॉन की सेल बॉडी पे मीन्स एंड होगा, तो वो जो दूसरे न्यूरॉन पे जो नेक्स्ट न्यूरॉन पे रिसेप्टर होंगे उसको पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन रिसेप्टर कहते हैं, और जो दूसरा न्यूरॉन होगा नेक्स्ट न्यूरॉन
ठीक है, जो पहले न्यूरॉन के बाद में होगा दूसरा न्यूरॉन, उसको कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो ये H1 और जो ड्रग्स H1 पे बाइंड करती हैं, H1 रिसेप्टर पे, वो उसको एज अ एगोनिस्ट मीन्स यूज करते हैं हम, मीन्स उनके H1 रिसेप्टर की एक्टिविटी को इन्हांस करती हैं, और जो H3 पर जाके एक्ट करती हैं वो एज अ एंटेगनिस्ट मीन्स यूज होती हैं। एंड एज अ एंटागनिस्ट क्या यूज होती है, H3 रिसेप्टर पे याद कर रखना है आपको, एज अ एंटागनिस्ट। टाइम इज गोइंग टू एंड आफ्टर 10 मिनट्स, आई विल सेंड यू नेक्स्ट लिंक। ओके, तो H3 रिसेप्टर पे जो एक्ट करती हैं वो उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देंगी, और H1 रिसेप्टर पे जो एक्ट करेंगी उसकी एक्टिविटी को इन्हांस कर देंगी। नाउ एट क्लास ऑफ ड्रग कौन सी है, एडिनो रिसेप्टर एंटेगनिस्ट। इसकी एग्जांपल है प्रोपेरेनिलॉल, ठीक है। एंड ये प्रोपेरेनिलॉल जो है मोस्टली यूज होती है स्टेज फ्राइट। व्हाट इज दिस स्टेज फ्राइट? स्टेज फ्राइट का क्या है, कुछ लोगों को फॉर एग्जांपल जब वो स्पीच कर रहे होते हैं या फिर वो स्टेज पे परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं तो उनको एक एंजाइटी होती है। कुछ लोगों को देखा होगा, दे आर फीलिंग ट्रीमर्स, हाथ उनके कपकपाने लगते हैं, ठीक है, उनको बोलते हुए डिफिकल्टी होती है, तो दिस इज वी से एज स्टेज फ्राइट। तो ये जो ड्रग है प्रोपेरानिलॉल, अच्छा, स्टेज फ्राइट जो है ये भी होता है एक्साइटेशन की वजह से, आपका ब्रेन हाइपर एक्टिव हो जाता है, एक्साइटेड न्यूरॉन ज्यादा फायरिंग करते हैं। तो वन ऑफ द ऐसी सेडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग कौन सी है, प्रोप्रेनिलॉल, जो कि एडिनो रिसेप्टर एंटागनिस्ट है, और ये यूज होती है फॉर दिस डिफिकल्टी स्टेज फ्राइट। अब नंबर 9 क्लास ऑफ ड्रग जो है ये है एडिनो। इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं, एक है एडिनो 2A रिसेप्टर पे एक्ट के एगनिस्ट होते हैं, ठीक है। फिर है लिनोलियामाइड एंड 9-10 ऑक्टा डिकेनोमाइड, ये भी स्लीप को प्रोड्यूस करते हैं। दीज ड्रग्स आर यूज टू इंड्यूस स्लीप। एंड एनंडामाइड, so these three drugs, type of drugs, adenosine 2A receptor agonist, linolemide and anandamide, these three types of drug used to induce sleep. So this was whole about lecture number हमारा फर्स्ट लेक्चर था, जो कि कौन सा था, लेक्चर नंबर, ये ऊपर जाए, दिस वॉज द लेक्चर नंबर 35, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। एंड देन हम सेकंड लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि जो है आगे जाके अब हम डिफरेंट क्लासेस की मीन्स हम लोग शुरू कर देते हैं यहाँ, जब टाइम एंड हो जाएगा तो फिर मैं आपको, क्योंकि 11:30 बजे तक क्लास खत्म करनी है, तो जो टाइम एंड हो जाएगा तो मैं आपको एक और लिंक भेज दूंगी। अब हम जाके नेक्स्ट लेक्चर 36 में डिफरेंट मीन्स क्लासेस में मीन्स डिफरेंट एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, इनके स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप पढ़ेंगे। तो जो पहला लेक्चर था 35, ये सिर्फ क्लासेस के बारे में बताया था, कौन कौन से क्लासेस हैं, उसमें कौन कौन से ड्रग्स हैं और कितनी टाइप की सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स ड्रग हैं। तो आपको ये याद रखना है कि कितने टाइप्स की सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स ड्रग हैं, ठीक है, कितने क्लासेस हैं उनकी, ठीक है। और ये था पूरा लेक्चर। अच्छा, आप कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, अगर मुझे पिछले पिछले उसके जो पिछला हमारा लेक्चर था उसके क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये वाला नेक्स्ट वाला ये नेक्स्ट में नेक्स्ट वाले लिंक में शुरू कर लूँगी। अच्छा, हम लोग मुझे बताएं कि सबको समझ में आया था एस्ट्रोजन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? मुझे बताएं कोई एस्ट्रोजन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अस्मा, आप बताइए, हाउ एस्ट्रोजन वर्क, एस्ट्रोजन रिसेप्टर किस तरह, एस्ट्रोजन जो वो सॉरी हार्मोन है, एस्ट्रोजन किस तरह से अपना एक्शन देता है? एस्ट्रोजन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताएं। युसरा आप बताइए, सानिया आप बताइए, बहुत दफा मैंने पूछा है ये क्वेश्चन। अच्छा, मेरी बात आप लोग सुन लें, आपको एग्जाम्स के लिए मुझे ऑल दो मैं पेपर नहीं बनाऊंगी, मुझे कुछ भी नहीं पता पेपर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन बीइंग अ टीचर आई हैव टू मीन्स कन्वे यू करेक्ट मैसेज, और आई हैव टू टेल यू हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ।
आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 45 ऑल दीज लेक्चर आर अवेलेबल ऑन LMS as PDF files as my videos एंड आपको क्या करना है 1 से लेके 45 लेक्चर तक थॉरोली रीड करना है, सारे लेक्चर, कुछ भी नहीं छोड़ना है। एटलीस्ट सबसे पहला टास्क आपका ये होना चाहिए कि बुक से पहले आपको लेक्चर पढ़ना है, क्योंकि लेक्चर में सारी चीज़ें होती हैं, सारा कंक्लूजन होता है चैप्टर्स का। तो आपको सबसे पहले सुकून से बैठ के अपने रूम में लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 45 तक एटलीस्ट 2 टाइम रीड करना है। एंड काइंडली डोंट डू रट्टा, रट्टा नहीं करना आपको, सिर्फ आपको जहन में मेमोराइज करना है। ठीक है, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रट्टा एंड मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन आप सिर्फ देखते हैं लेक्चर को या चैप्टर को, और आप देखने के बाद अपने जहन में मेमोराइज करते हैं, और रट्टा आप बोल बोल के करते हैं ना, तो काइंडली डोंट डू दिस रट्टा, क्योंकि रट्टा करने से आप लोग सब भूल जाते हैं। तो कोई भी कुछ भी एग्जाम होगा, कोई भी टीचर लेगी, आपको अपने कॉन्सेप्चुअल लिखना है। मेरी बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्चुअल लिखना है, रटा हुआ नहीं लिखना। अगर फॉर एग्जांपल समवन गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मींस जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, तो आपको जब आप स्लाइड्स पढ़ेंगे तो उसको देख के आपको खुद ही समझना है कि अच्छा ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर ने किस तरह मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिया था, लाइगेंड ने आके बाइंड किया था रिसेप्टर से, रिसेप्टर ने इंट्रा सेलुलर एक्टिविटी इनिशिएट कराई थी, एंड देन न्यूक्लियस तक वो गया था सिग्नल, एंड देन वहाँ पर वो जीन इंड्यूस हुए थे जिन्होंने जिन्होंने प्रोटीन को सिंथेसाइज किया था। तो ये आपको समझना है, और अगर कोई एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको अपना समझा हुआ लिखना है, और डोंट लीव इवन अ सिंगल वर्ड फ्रॉम माय लेक्चर, आई वुड सजेस्ट इट। ठीक है, तो एस्ट्रोजन रिसेप्टर का एस्ट्रोजन हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था, मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। एस्ट्रोजन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, इट कैन ट्रांसपोर्ट or means enter in the cell membrane and enter in the cytoplasm. It can cross from the cell membrane, enter into cytoplasm. From there it enters in the nucleus. In the nucleus it founds its receptor. एस्ट्रोजन जो है उर्दू में भी बता देती हूँ, एस्ट्रोजन हार्मोन है जो कि सेल मेम्ब्रेन से और न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्रॉस करके न्यूक्लियस में चले जाता है। पहले सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस करता है, साइटोप्लाज्म में आता है, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्रॉस करता है, न्यूक्लियस में आता है। न्यूक्लियस में एस्ट्रोजन के रिसेप्टर होते हैं, एस्ट्रोजन अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है। रिसेप्टर एंड एस्ट्रोजन का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो जाके फिर डीएनए से बाइंड कर लेता है और उन जीन को ट्रांसक्राइब कराता है जो कि वो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं जो कि सेल की प्रोलिफरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन hormone, and not all only the estrogen hormone, all hormone work like this। ठीक है, जितने भी हार्मोन हैं उन सब के रिसेप्टर कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में। ये आपको ये बात याद रखनी है, हर हार्मोन जो है उसके न्यूक्लियस में होते हैं रिसेप्टर। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि व्हाट आर द डिफरेंट सुपर फैमिलीज ऑफ रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स की सुपर फैमिलीज बताइए। कोई बताए, अरबाब आप बताइए, रिसेप्टर्स की सुपर फैमिलीज बताइए। रिसेप्टर्स की सुपर फैमिलीज बताइए, कितनी होती हैं, कितनी टाइप्स होती हैं। सुपर फैमिली का मतलब है क्लासेस, कितनी क्लासेस होती हैं रिसेप्टर्स की, कितनी टाइप्स होती हैं रिसेप्टर्स की। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है ये कि सुपर फैमिली बताएं, वो एक ही मतलब है, सुपर फैमिली का मतलब है कितनी फैमिलीज हैं, कितनी टाइप है, कितनी क्लासेस हैं। ठीक है, कोई इस तरह भी पूछ सकता है कितनी क्लासेस हैं, कोई इस तरह भी कोई पूछ सकता है कितनी टाइप्स हैं, कोई इस तरह भी पूछ सकता है कितनी सुपर फैमिलीज हैं। सबका आंसर एक ही होगा। रिसेप्टर के चैप्टर में मैंने एक स्लाइड्स दी हुई है जहाँ पर सारी सुपर फैमिलीज बताई हुई हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस, यू हैव टू मीन्स you have to memorize means what how many types of receptor super families are there, जो कि मैंने आपको बताई हुई है। ठीक है, तो आई विल नॉट अगेन रिपीट हियर बिकॉज अगर मैं पिछला पिछला रिपीट करते रहूँगी तो टाइम विल गो फॉर। आप लोग पढ़ते क्यों नहीं है, मुझको ये बताएं।
कितने पहले पढ़ाया हुआ है मैंने ये रिसेप्टर का चैप्टर? मैम आप उसकी बात कर रही हो, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप हाँ 4 की, वो हाँ वाली? हाँ, मैं वही बात कर रही हूँ। मुझे बताएं टाइप 1 में कौन से होते हैं, टाइप 2 में कौन से होते हैं। मैंने आपसे बताया, कोई पूछे टाइप, कोई पूछे क्लास, कोई पूछे सुपर फैमिली, आई विल नॉट गोइंग टू मेक द पेपर। आई डोंट नो व्हाट, मतलब कौन एग्जाम में क्या दे सकता है, बट बीइंग अ टीचर आई हैव टू इन्फॉर्म यू दैट किसी तरह से भी पूछ लें, आपको सवाल अटेम्प्ट करना आना चाहिए। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि रिसेप्टर की सुपर फैमिलीज बताएं, इट मीन्स टाइप्स। ठीक है।